तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 15 है आपके खाद्य संसाधनों में सुधार, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 9 से संबंधित कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं आपके कक्षा 9 विज्ञान के अंदर, ऑल जो चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, उनकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट में जो नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिए गए हैं, इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। और साथ साथ में इन नोट्स को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर खाद्य संसाधनों में जो सुधार है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, सभी जीवों की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य के लिए भोजन है वो एक क्या है, आवश्यक पदार्थ है। चाहे वो जीव हो चाहे मानव हो, सभी के लिए भोजन है वो एक क्या है, आवश्यक पदार्थ है। और यह भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज है वो उपलब्ध कराता है, जिससे पृथ्वी पर मौजूद बड़ी जनसंख्या की वृद्धि, विकास और रख रखाव हो सके। और भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खाद्य जो संसाधन हैं उनमें सुधार की क्या है, आवश्यकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है भारत में खाद्य संसाधनों में सुधार की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार से की जा सकती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अधिक है। और हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ से क्या है, ज़्यादा है, तथा इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है। और दूसरा पॉइंट है कि इस बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक अन्न यानी अधिक अनाज उत्पादन की आवश्यकता होगी। और तीसरा पॉइंट है कि यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने में संभव हो सकती है। और 4 नंबर पॉइंट है कि परंतु भारत में पहले से अधिक स्थान पर खेती हो रही है, अतः कृषि के लिए अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। और उसके बाद में है संपूर्ण जीवन यापन के लिए। तो संपूर्ण जीवन यापन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं, अंतरा फसलीकरण कर सकते हैं और संगठित जो कृषि प्रणाली है वो कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फसलों के प्रकार। अब देखिए, फसल है वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं। तो मनुष्य के द्वारा उपयोग हेतु निम्न प्रकार की फसलें हैं वो उगाई जाती है। तो यहाँ पर एक नंबर के लिए हम बात करें तो यहाँ पर है अनाज की फसल। अब देखिए, अनाज की जो फसल है वो क्या होती है, यह फसल रोज की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाई जाती है। जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा पूर्ति है वो होती है। और 2 नंबर है आपके दालें। अब देखिए, दालें हैं वो किस प्रकार से हम इनकी खेती कर सकते हैं। तो प्रोटीन की मांग पूरी करने के लिए इनके पौधे हैं वो उगाए जाते हैं, जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर। और 3 नंबर है आपके तेलें यानी ऑयल्स। तो इनके पौधों से आवश्यक वसा और तेल है वो प्राप्त किया जाता है, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, सरसों है और अलसी है। और उसके बाद में हम बात करें सब्जियों, मसाले व फल। ओके, तो इन पौधों में हमें विटामिन तथा खनिज, लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं, जैसे गोभी है, प्याज है, काली मिर्च है आदि। और उसके बाद में हम बात करें 5 नंबर है आपके चारा फसलें। तो देखिए, जिनसे हम चारा प्राप्त कर सकते हैं जानवरों के लिए, तो इन पौधों द्वारा पशुधन का चारा है वो प्राप्त किया जाता है, जैसे वसीम है, जई है, सूडान घास है आदि। और उसके बाद में है फसलों का वर्गीकरण। तो देखिए, ऋतु हैं जो मौसम है उसके आधार पर फसलों को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर पहला है आपकी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है, कुछ फसलें गर्मी व बरसात में जून से अक्टूबर माह में उगाई जाती हैं, जैसे सोयाबीन है, कॉटन है और हरी दाल है, मूंगफली है, उड़द है आदि। और रबी की फसल क्या होती है प्यारे बच्चों, तो रबी की फसल की हम बात करें तो इन फसलों को सूखे व शीत ऋतु में उगाया जाता है, जो नवंबर से अप्रैल तक होती है, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है आदि।
तो ये भी आपको कंप्लीट याद करना है। उसके बाद में है फसल उत्पादन में सुधार। अब देखिए फसल उत्पादन में हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें कि पैदावार में उन्नति हेतु कृषि में शामिल जो प्रणालियां हैं उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। यहाँ पर पहला है बीज का चुनना, दूसरा है फसल की उचित देखभाल, तीसरा है फसल को हानि से बचाना। और फसल उत्पादन की सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख में बांटा गया है। अब कौन कौन से प्रमुख हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। इसमें पहला है कि फसलों की किस्मों में सुधार, दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन, तीसरा है आपके फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो इनके बारे में हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके नोट आ रहा है, तो नोट के अंदर आपको पता है इम्पोर्टेड चीज़ें छिपी रहती हैं। तो भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, और जबकि अन्न पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। फसल पैदावार में सुधार से यह उन्नति संभव हुई है, ये भी आपको क्लियर करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जो फसल है उनकी किस्मों में सुधार। फसल की किस्मों में सुधार, तो फसल की किस्में प्राप्त करने को मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि यह विभिन्न परिस्थितियों जैसे उच्च लवणीय मिट्टी, विपरीत जलवायु स्थितियां और पानी की उपलब्धता जैसे बाढ़ या सूखा में भी हम उग सकें। ओके, और फसल की नई किस्म को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि फसल की जो किस्म है वो विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। इसके लिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज वो उपलब्ध होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो सकें, अंकुरित हो सकें। तो इस प्रकार से हम फसल की किस्म है उनमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में फसल की किस्मों में सुधार के तरीके क्या हैं, क्या विधियां हैं उनकी, तो किस्मों में ऐच्छिक सुधार हेतु निम्न 2 तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें पहला तरीका है संकरण। संकरण क्या होता है कि इसमें विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, जिससे उच्च उत्पादक किस्म वो प्राप्त होती है। और उसके बाद में है अंतरा किस्मीय। अब अंतरा किस्मीय क्या होता है कि यह संकरण उन 2 पौधों के मध्य कराया जाता है जिनकी फसल की किस्म भिन्न होती है, अलग होती है, और यह पौधा संकरण में काम में ली जाने वाली सबसे आम विधि है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 2 नंबर जो तरीका है वो क्या है कि आनुवंशिकीय रूपांतरित फसलें क्या होती है। इसमें फसल सुधार के लिए उनके जिन्स में छेड़छाड़ की जाती है जिससे ऐच्छिक गुणों वाली जो फसलें हैं वो प्राप्त हो सकें। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों फसल की किस्म में सुधार हेतु कारक। अब देखिए कौन कौन से कारक है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो यहाँ पर पहला कारक है आपके उच्च उत्पादन, दूसरा है उन्नत किस्में। तो उच्च उत्पादन में हम बात करें तो प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, दूसरा है उन्नत किस्में, तो प्रत्येक फसल में उसकी गुणवत्ता है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, जैसे कि दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता और तिलहन में तिल की गुणवत्ता और फल और सब्जियों में उनका संरक्षण। ओके, और उसके बाद में है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। तो देखिए जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता क्या है। जैविक की हम बात करें जैसे रोग है, कीट हैं और निमेटोड, और अजैविक जैसे हैं सूखा, क्षारता और जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला। परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन वो कम हो सकता है, और इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में क्या कर सकती हैं, सुधार कर सकती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके परिपक्वन काल में परिवर्तन। तो देखिए फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं, और कम समय होने के कारण फसल उत्पादन है उसमें धन भी क्या होता है, कम खर्च होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है व्यापक अनुकूलता। अब देखिए व्यापक अनुकूलता क्या है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में क्या होगा, सहायक होगा। और एक ही किस्म के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में इनको हम उगा सकते हैं, इनको उगाया जा सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। तो चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं, और अनाज के लिए बोने पौधे हैं वो उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। और उसके बाद में नेक्स्ट है फसल उत्पादन प्रबंधन।
तो देखिए फसलों का जो उत्पादन है उसका मैनेज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भारत में कृषि है वो छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है, इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि है, धन है और सूचना तथा तकनीकी उपलब्धता कम या ज़्यादा होती है। और संक्षेप में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियां तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए इस प्रकार किसान की जो लागत है, लागत क्षमता है और फसल तंत्र है तथा उत्पादन प्रणालियां हैं उनका निर्धारण करती है, जैसे बिना लागत उत्पादन, और दूसरा है अल्प लागत में उत्पादन, तीसरा है आर्थिक लागत में उत्पादन। तो ये भी आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों पोषक प्रबंधन। अब देखिए पोषक प्रबंधन क्या होता है, तो पौधों को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता है वो होती है, और पौधों में पोषक पदार्थ है वो हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। और पौधों के लिए 16 पोषक तत्व पदार्थ है वो आवश्यक है, जिन्हें वानस्पतिक पोषक तत्व कहते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। और ये पौधों की आवश्यकता की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार आपको अच्छे से याद रखने हैं, जिसमें पहला क्या है आपके वृत्त पोषक तत्व। अब वृत्त पोषक तत्व क्या होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्त पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ये सब क्या हैं, ये सब वृत्त पोषक तत्व हैं। और उसके बाद में दूसरा है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। तो वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण है वो है आयरन, मैग्नीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है और मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व की। और उसके बाद में है आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों खाद। अब देखिए खाद क्या होती है, खाद के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि खाद क्या होती है। तो देखिए खाद है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से क्या होती है, प्राप्त होती है। और खाद है वो पौधों के लिए क्या है, पोषक तत्वों का एक स्रोत है, एक माध्यम है। और गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, वर्मी खाद मुख्य प्रकार की खाद हैं। इनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि किस प्रकार की खादें हैं और खाद हैं उनके प्रयोग से हमें क्या लाभ होता है, यानी खाद से क्या क्या लाभ होता है। तो इसमें 4 लाभ मैंने बताए हैं। पहला है आपके खाद से मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। और दूसरा है आपके कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा है कि खादों के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। और 4 नंबर है कि खादों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण है वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है खाद के प्रकार। तो इसमें पहला है आपके कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का गोबर है, सब्जी के छिलके हैं और कचरा है और सीवेज कचरे हैं, घरेलू कचरे हैं, फेंके हुए खरपतवार हैं आदि को गड्ढों में विघटित करते हैं। और कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जब कंपोस्ट को केंचुओं के द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसके बाद में 2 नंबर है आपके हरी खाद। अब देखिए हरी खाद क्या होती है, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, डेचा अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और उसके बाद उन पर हल चलाकर खेती की मिट्टी में उनको मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में है उर्वरक। अब देखिए उर्वरक क्या होता है, ये व्यावसायिक रूप से तैयार रासायनिक खाद है जो मृदा में पौधों को पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। और इनके उपयोग से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है और फसल उत्पादन है उसमें भी क्या होती है प्यारे बच्चों, वृद्धि होती है। उसके बाद में है सिंचाई। अब देखिए सिंचाई क्या होती है, भारत में अधिकांश कृषि है वो वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने वाले तथा वृद्धि काल में वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा
वर्षा होने पर फसल उत्पादन है वो कम हो जाता है। और भारत में पानी के अनेक स्रोत हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कुएं हैं, नहरें हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर है कुएं। अब देखिए कुएं हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो है खुदे हुए कुएं और एक है नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और नलकूप है उसमें पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। और उसके बाद में दूसरा जो स्रोत है वो है आपके नहरें। अब देखिए नहरें क्या हैं, यह सिंचाई का बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक से अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में क्या करती हैं, सिंचाई करती हैं। उसके बाद में 3 नंबर है आपके कि नदी जल उठाव प्रणाली। तो देखिए जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 नंबर है बच्चों तालाब। तो छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहते हुए पानी का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन आदि का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है, उसे वो तालाब होता है आपके। उसके बाद में है फसल पैटर्न। अब देखिए फसल पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती क्या होती है कि मिश्रित खेती में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे गेहूँ प्लस चना, गेहूं प्लस सरसों, मूंगफली प्लस सूर्यमुखी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और मिश्रित खेती के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, तो इसमें पहला लाभ है कि मिट्टी के उपजाऊपन में सुधार आता है। दूसरा है कि अनिश्चित मानसून की वजह से फसल बर्बाद होने का खतरा है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके बाद में है अंतरा फसलीकरण। अब देखिए अंतरा फसलीकरण क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का है और बाजरा प्लस लोबिया है। ओके। और उसके बाद में है अंतरा फसलीकरण के फायदे। अब इनके क्या फायदे हैं, तो इसमें पहला फायदा है कि इससे उपलब्ध पोषकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है और बेहतर परिणाम है वो भी मिलता है। और दूसरा फायदा है कि दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और उसके बाद में है फसल चक्कर। अब देखिए फसल चक्कर क्या है, तो किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फसल चक्कर कहते हैं। और इसको मैंने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है, खेतों में फसल है खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए, कंट्रोल में नहीं किया जाए, तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। और यहाँ पर है कि कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। इसमें पहला है कि ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। दूसरा है कि ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। और तीसरा है कि ये तने तथा फसलों में छिद्र कर देते हैं। तो ये तीन पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में है अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि होती है और हानि के लिए जिम्मेदार कारकों को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। इसमें पहला कारक है जैविक और दूसरा है अजैविक। तो जैविक है इसमें कीट, कृंतक, कवक, चींचड़ी तथा जीवाणु आते हैं। और दूसरा अजैविक है, इसमें भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होता है। और आगे है कि इन कारकों के कारण उत्पाद पर निम्न प्रभाव होते हैं, जिसमें पहला है कि अंकुरण करने की क्षमता में कमी होती है। दूसरा है कि उत्पाद का बदरंग होना। तीसरा है वजन में कमी आना। और ये सभी उत्पाद बाजार में कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार व नियंत्रण विधियां हैं वो निम्न हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर आप देख सकते हैं कि उत्पाद के भंडारण से पहले भंडार का उचित उपचार तथा व्यवस्थित प्रबंधन होना चाहिए।
चाहिए, और दूसरा है कि उत्पाद की नियंत्रित सफाई होनी चाहिए। तीसरा है कि उत्पाद को पहले सूर्य के प्रकाश में सुखाना और फिर छाया में सुखाना। और 4 नंबर है कि दुम्मक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाएं। ओके, दुम्मक का प्रयोग करना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको जरूर याद करना है कि पौधों में रोग है वो बैक्टीरिया, वायरस तथा कवक के द्वारा होते हैं। ओके, और उसके बाद में है पशुपालन। अब देखिए पशुपालन क्या होता है, तो पशुधन के प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन लेना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। और इसमें बकरी, भेड़, मुर्गी, मछली जैसे जानवर हैं वो शामिल हैं। ओके, और पशुपालन की आवश्यकता क्यों है भाई, क्यों हम पशुओं को पालते हैं, उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण जानवरों से प्राप्त सामग्री जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, चमड़ा आदि को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई है। और उसके बाद में है पशु कृषि। अब देखिए पशु कृषि क्या है, पशुपालन है वो 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता है, दूध और कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए। और भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीसीज है, उनकी 2 मुख्य जातियां हैं। इसमें 1 नंबर है गाय जिसका वैज्ञानिक नाम है वोस इंडिकस, और दूसरा है आपके भैंस जिसका वैज्ञानिक नाम है वोस बुबेलिस। ओके, और पशुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर इनको हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि दूध देने वाले पशु, इसमें दूध देने वाली जो मादाएं हैं या पशु हैं वो आते हैं। और दूसरा है भार ढोने वाले पशु, ये खेतों में श्रम का काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि पशुओं की नस्लें। अब देखिए पशुओं की जो नस्लें हैं वो 2 प्रकार की, एक पर है भारतीय या देसी नस्लें, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है इसलिए इन्हें चुना जाता है, जैसे रेड सिंधी है और सिटीवाल है। ओके, और दूसरा है विदेशी नस्लें, लंबे समय तक दुग्ध स्त्रवण काल के लिए इनका चुनाव है वो किया जाता है, जैसे जर्सी है, ब्राउन स्विस है। ओके, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है पशुधन फार्म का प्रबंधन। तो देखिए पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वस्थ दूध उत्पाद के लिए गाय भैंस के शरीर की उचित सफाई व आवास की आवश्यकता होती है। पशु फार्म के प्रबंधन के विभिन्न तरीके हैं वो निम्न हैं, जिसमें पहला तरीका है कि उचित सफाई व आवास की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा है शरीर से जड़े हुए बाल तथा धूल हैं वो हटाने चाहिए। उसके बाद में है पशुओं का आवश्यक आहार। अब देखिए पशुओं का आवश्यक आहार क्या है, तो दूध देने वाले पशुओं को 2 कारणों से आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है रख रखाव हेतु जिससे जानवरों को स्वस्थ जीवन हो सके, और दूसरा है दुग्ध उत्पादन हेतु। तो पशुओं का आहार विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रुक्षांश यानी मोटा चारा, इसमें मुख्यतः रेशे होते हैं, और दूसरा है सांद्र, इसमें रेशे कम तथा प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व है वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में है पशुओं में रोग। अब देखिए पशुओं में रोग कौन कौन से होते हैं, तो पशु है वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता है उसमें कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और उसके बाद में है पशुओं के परजीवी है वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है बाह्य परजीवी। अब देखिए ये पशुओं की त्वचा पर रहते हैं और त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी जैसे कीड़े आमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करते हैं, और पशुओं को बैक्टीरिया व वायरस से संक्रामक रोग भी हो जाते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। उसके बाद में है कुक्कुट यानी मुर्गी पालन। अब देखिए मुर्गी पालन क्या है, मुर्गी पालन अंडे और मांस की प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें हैं वो विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है, और मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। और मुर्गी की नस्लों में सुधार के लिए देसी जैसे एसिल तथा विदेशी लोकहार नस्लों का संकरण है वो भी कराया जाता है। और उसके बाद में है अंडों और ब्रोलर का उत्पादन। तो देखिए ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं, और उनकी मृत्यु दर है वो कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है, और ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा है वो ज़्यादा रखी जाती है। और उसके बाद में है आवास का रख रखाव।
अब देखिए, मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्न अच्छी प्रबंधन प्रणालियां आवश्यक है, जिसमें एक नंबर है कि आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता है उसको बनाए रखा जाता है। दूसरा है कि रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी क्या है, शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट है मुर्गियों के रोग और उनके बचाव। तो देखिए, मुर्गियों के रोग और उनके बचाव क्या हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थ है उनका छिड़काव है वो बहुत ही आवश्यक है। और मत्स्य उत्पादन यानी मछली का उत्पादन, तो मनुष्यों को पशु प्रोटीन प्राप्त करने का एक सस्ता स्रोत है वो मछली है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क है वो सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। अब कौन कौन सी दो विधियाँ हैं? एक मछली पकड़ना और एक मछली संवर्धन। तो देखिए, मछली पकड़ना इस विधि में हम पढ़ें तो इसमें मछलियों को प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है और समुद्री जल तथा ताज़ा जल, अलवणीय जल है वो दोनों शामिल हैं। और दूसरा है मछली संवर्धन, तो इनमें मछलियों से प्राप्त करने की विधि शामिल है। मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल व पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है समुद्री मत्स्यिकी। ओके, तो इसमें क्या है कि भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अंतरिक्त समुद्र की गहराई तक है और सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां पोम्फ्रेट, मैकरल और टूना, सार्डाइन और बाम्बेडक है। ओके, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके नोट। अब नोट के अंदर आपको पता है कि समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली जो नावें हैं उनमें किया जाता है। और यहाँ पर हाईलाइट किया है मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि ध्वनित्र से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह उसका पता लगाया जाता है। और कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है और इनमें प्रमुख है मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट। और जो कवचीय मछलियाँ हैं वो कौन कौन सी है? झींगा हैं और मसल हैं और ओएस्टर हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो ओएस्टर मछलियाँ हैं तो ओएस्टर हैं उनका संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में है समुद्री संवर्धन यानी मैरीकल्चर। क्या होता है? तो भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन कहते हैं। और 2 नंबर है आपके अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। तो इसमें क्या है कि ताज़ा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां हैं और खारे जल के संसाधन जहां समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदीमुख और एस्चुरी तथा लेगुन भी महत्वपूर्ण मछली भंडारण हैं। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतः स्थलीय स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन है वो भी अधिक नहीं होता, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में लास्ट है आपके इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है मधुमक्खी पालन। तो देखिए, मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, सभी जगह उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। और मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। और शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं और मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। मोम है उसका उपयोग जो दवाइयाँ बनाते हैं, जो औषधि बनाते हैं, उनमें किया जाता है। और व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन हेतु जो मधुमक्खी हैं उनकी बहुत सी किस्में हैं, जिनके वैज्ञानिक नाम और सामान्य नाम की हम चर्चा करें तो यहाँ पर 1 नंबर है एपिस सेरना इंडिका, इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य भारतीय मधुमक्खी। 2 नंबर है एपिस डोरसेटा, जिसका सामान्य नाम क्या है? सेल मधुमक्खी। और तीसरा है एपिस फ्लोरी, जिसका सामान्य नाम है छोटी मधुमक्खी। और 4 नंबर है एपिस मेलिफेरा, जिसे इटली की मधुमक्खी कहते हैं, यह इटालियन मधुमक्खी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नोट है, नोट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इटली के मधुमक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये डंक भी कम मारती हैं और ये निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। और व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए
मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म है वो बनाए गए हैं। और इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।